गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर की सीरीज़ में ही आज का लेक्चर मैं शुरू करता हूं और आज का लेक्चर हमारा एमसीक्यू पर ही है। तो आज का लेक्चर हमारा एमसीक्यू ऑफ आरएसी ME 301 इसका दूसरा पार्ट मैं आपको बताना जा रहा हूं। और इसमें मैंने अगेन 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि पूरी थ्योरी से रिलेटेड ही है और थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो इस प्रकार का है कि आपको थ्योरी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपने थ्योरी बहुत ही ध्यान से पढ़ी हुई है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थ्योरी की तैयारी आपको अच्छी तरह से करनी होगी। तो आज के मेरे जो क्वेश्चन हैं उनमें पहला क्वेश्चन है, वाष्प संपीड़न निकाय में चक्र के दौरान सबसे कम तापमान उत्पन्न होता है। अब ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का क्वेश्चन है। पूरी साइकिल को आपको इस तरह से पढ़नी है। कहाँ अत्यधिक तापमान उत्पन्न होता है, कहाँ अत्यधिक न्यून तापमान उत्पन्न होता है, कहाँ वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट रहता है, कहाँ लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट रहता है, कौन से कंपोनेंट के पश्चात क्या रेफ्रिजरेंट की स्थिति होती है। अगर ये आपको उस तरह से ध्यान समझ आ गया तो मेरे हिसाब से बहुत से क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन में सबसे कम तापमान, ऑब्वियसली सबसे कम तापमान हम कहाँ करते हैं। सबसे अत्यधिक तापमान कंप्रेशन के पश्चात दाब बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ता है। इसी तरह सबसे कम तापमान हम जब एक्सपांसन प्रोसेस करते हैं तो एक्सपांसन प्रोसेस का ध्येय ये है कि जितना दाब कम करते हैं आप उतना ही तापमान कम होता है। तो आफ्टर एक्सपांसन सबसे कम तापमान उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर है एक्सपांसन के बाद, प्रसारण के बाद। इसी तरह वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र में प्रशीतक की स्थिति संतृप्त द्रव होती है। तो सैचुरेटेड लिक्विड संतृप्त द्रव कहाँ होगा। तो ये आपको पूरा प्रोसेस देखने के बाद पता पड़ेगा कि संतृप्त द्रव जो होता है संघनित्र में से गुजरने के पश्चात हम ये थ्योरेटिकली एज्यूम करते हैं कि लिक्विड वेपर जो था कंप्रेशन के पश्चात कंडेंसेशन होने के पश्चात सैचुरेटेड लिक्विड बन गया है। तो आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, करेक्ट आंसर सी। वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र में प्रशीतक की स्थिति बहुत गीली वाष्प होती है, इसको कहेंगे वेरी वेट। तो जनरली हम मानते हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम कंडेंसेशन के पश्चात जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसके पश्चात रिसीवर और ड्रायर से हम रेफ्रिजरेंट को पास करते हैं और उसका ध्येय ये होता है कि हम एक्स्ट्रा जो ड्राई वेपर है उसको हम लिक्विड में चेंज कर पाएँ। तो थ्योरेटिकली कंडेंसेशन के पश्चात पूरी जो वेपर है लिक्विड में चेंज नहीं होती है। तो ये काम करते हैं रिसीवर और ड्रायर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्वियसली आंसर डी आएगा, आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपांसन वाल्व, क्योंकि एक्सपांसन वाल्व में प्रेशर कम होते हुए न्यूनतम तापमान भी उत्पन्न होता है। तो जो भी वेपर है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो आफ्टर एक्सपांसन हम ये मानते हैं कि अत्यधिक गीली वाष्प की स्थिति बनती है रेफ्रिजरेंट की, और वेरी वेट वेपर जो होता है रेफ्रिजरेंट वो आफ्टर एक्सपांसन प्रोसेस के पश्चात होता है। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र में प्रशीतक की स्थिति उच्च दाब संतृप्त द्रव होती है। अब यहाँ पर संतृप्त द्रव कहा है, सैचुरेटेड लिक्विड, वेपर नहीं कहा। अगर वेपर होती है तो यहाँ पर आफ्टर कंप्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर कहा सैचुरेटेड लिक्विड, जो कि हम कंडेंसेशन के पश्चात मानते हैं हाई प्रेशर के पश्चात। तो ऑब्वियसली आंसर इसका क्या आएगा, बिफोर एंटरिंग द एक्सपांसन वाल्व, आफ्टर कंडेंसेशन या बिफोर एंटरिंग द एक्सपांसन वाल्व। तो करेक्ट आंसर है ए। 1 टन प्रशीतन 1000 किलो के बर्फ़ के पिघलने से संबंधित प्रशीतन प्रभाव से क्या होता है। ये आपने परिभाषा पढ़ी होगी, तो उसमें 24 घंटों में जो होता है प्रशीतन प्रभाव उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें करेक्ट आंसर है सी, इन 24 आवर्स। अमोनिया है, ये रिवर्स क्वेश्चन है जो पिछले मेरे पार्ट 1 में था। तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक और फ्लेमेबल है, यानी अत्यधिक जहरीली और ज्वलनशील गैस है। करेक्ट आंसर डी है इसका। एक कमर्शियल आइस प्लांट के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है। तो कमर्शियल आइस प्लांट के लिए हम ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं जो इजीली अवेलेबल हो, चीप हो। तो उसमें हम फ्रीऑन को छोड़ के हम अमोनिया को प्रेफर करते हैं। तो एक आइस प्लांट में जो रेफ्रिजरेंट होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, वो होता है अमोनिया। तो करेक्ट आंसर है बी, अमोनिया। एक प्रशीतन निकाय में नमी किसके द्वारा हटाया जाता है। तो हम क्या नमी को हटाने के ये सारे हैं, ड्रायर्स, फिल्टर, डिसिकेंट्स जिसको शोषक कहते हैं,
सभी हैं, तो सारे के सारे जो है ये उपयुक्त सभी के द्वारा हम नमी को हटाते हैं। करेक्ट आंसर है डी। इलेक्ट्रोलक्स कैपेसिटर कार्य करता है, तो इलेक्ट्रोलक्स कैपेसिटर किस पर सिद्धांत पे कार्य करता है? आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा। इलेक्ट्रोलक्स कैपेसिटर वाष्प ऑक्सीजन कैपेसिटर निकाय पे काम करता है, तो करेक्ट आंसर है सी। प्रशीतत्र के वाष्पित्र पर पाला बनने से, पाला मतलब हो गया ये फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट, फ्रोस्ट जो बनती है वेपर में, उससे क्या होगा? पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा, हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाता है, COP बढ़ जाएगी, COP तो बढ़ ही नहीं सकती है, तो इसमें करेक्ट आंसर है पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ए। तो इस तरह से सेकंड पार्ट हमारा फिनिश होता है MCQ ऑफ REC का। थैंक यू।